एक सेक्शन है आपके पीजीबीपी में एंड दैट इज योर लास्ट सेक्शन, सेक्शन 35 AD। हेडिंग है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेसेस। यानी कुछ बिजनेस को स्पेसिफाइड बनाया गया है, अगर आप इन बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इन बिजनेस को सेटअप करते हैं तो आपको स्पेसिफिक डिडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? यानी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर में पर भी आपको डिडक्शन अलाउड होगा। भाई नॉर्मल जो डिडक्शंस अलाउड होते हैं वो तो होंगे ही होंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी कैपेबल टू गेट द एक्स्ट्रा डिडक्शन और वेटेड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। ठीक, आपने अगर इन बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया, तो आपको डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 35 AD में। पक्की बात है? पहले हम बिजनेस के टाइप्स डिस्कस करेंगे, कौन से वो बिजनेस हैं जिन पर डिडक्शन मिलता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कब से ये बिजनेस स्टार्ट हो कि हमको डिडक्शन मिले, और तीसरा ये कि परसेंटेज ऑफ डिडक्शन क्या है। दैट्स इट। ये तीन चीजों पर डिस्कशन चलेगा। फर्स्ट थिंग क्या डिस्कशन करना है कि व्हाट आर दोज स्पेसिफाइड बिजनेसेस। वो स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं क्या? पक्की बात है ना? फर्स्ट वन, setting up and operating cold chain facility। setting up and operating cold chain facility। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी। अगर आपने सेटअप डाला है और आप ऑपरेट कर रहे हो, एंड वर्ड यूज्ड है। कौन सा वर्ड यूज्ड है? आपने सेटअप डाला है और आप ऑपरेट कर रहे हो साथ ही साथ कोल्ड चेन फैसिलिटी को। सर ये कोल्ड चेन क्या होता है? ऐसी चेन जो ठंडी हो? हाँ, ऐसा नहीं। कोल्ड चेन फैसिलिटी मीन्स, ढंग से सुने, अ चेन ऑफ फैसिलिटीज फॉर स्टोरेज। क्या करने के लिए? स्टोरेज की फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। दो चीजों की, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, किस चीज का? एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। पक्की बात? एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस में दो चीजें, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स का स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। पोल्ट्री, मैरिन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का स्टोरेज और उसका ट्रांसपोर्टेशन। या तो आप स्टोरेज का काम करो या तो आप ट्रांसपोर्टेशन का काम करो, या दोनों करो। मैरिन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्रोडक्ट्स ऑफ फ्लोरिकल्चर, प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स अंडर साइंटिफिकली कंट्रोल्ड कंडीशन। हम उनको क्या कर रहे हैं? प्रिजर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
प्रिजर्व कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, किसमें? साइंटिफिक कंडीशन का प्रोसेस लगा करके प्रिजर्व कर रहे हैं। एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स अंडर साइंटिफिकली कंट्रोल्ड कंडीशन इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेशन एंड अदर फैसिलिटीज नेसेसरी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सच प्रोड्यूस। दैट्स इट। अब अगर हमसे कोई पूछे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी, तो कोल्ड चेन फैसिलिटी इंक्लूड्स या मीन्स स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। किन किन चीज़ों का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन? एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, मैरिन, पोल्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर। हाँ या ना? इतनी चीज़ें आती हैं। या तो आप इनके लिए प्रोसेस का काम करो अंडर द साइंटिफिकली कंट्रोल्ड कंडीशन, या फिर आप उनको प्रिजर्व करो यानी कि मेंटेन रखो। क्लियर है? उसको उसी कंडीशन में अगर आप ये काम करते हो तो आपको माना जाएगा कोल्ड चेन फैसिलिटी। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी में फिर देखा एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री एंड मैरिन प्रोडक्ट्स। दैट्स इट। क्लियर है? मैं पहली लाइन पढ़ता हूं, अब बताता हूं इनको क्या करें। इन केस ऑफ अ सर्टेन बिजनेस, जो हम बिजनेसेस बता रहे हैं, लिस्ट डाउन कर रहे हैं, द एसएससी शैल बी अलाउड डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बता चुके हैं, केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर की छूट मिल रही है। यहां पर हम रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स की तो बात ही नहीं है, किसकी बात नहीं कर रहे? रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स की तो बात ही नहीं हो रही है, केवल किस खर्चों की बात हो रही है? कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही है। तो हम लोगों ने क्या देखा? सेक्शन 35 AD का जो पहला स्पेसिफाइड बिजनेस है दैट इज योर कोल्ड चेन फैसिलिटी। और कोल्ड चेन फैसिलिटी को या तो आप सेटअप करो, और का मतलब OR वाला और नहीं, एंड ऑपरेट करो। सेटिंग अप एंड ऑपरेशन। क्लियर? किस चीज़ का? कोल्ड चेन फैसिलिटी। कोल्ड चेन फैसिलिटी में आता क्या क्या है? पहला, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनका किनका? एग्रीकल्चरल एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोल्ट्री, मैरिन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक? क्लियर है? चल, ये तो था पहला बिजनेस हमारा। ये बिजनेस हमारा 1 अप्रैल 2009 के बाद स्टेबल होना चाहिए। मीन्स दिस डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली इन दोज केसेस वेयर द बिजनेस ऑपरेटेड एंड सेटअप ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2009। पक्की बात? किनारे करें इसको। दूसरा, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग। मैं फिर बोल रहा हूं, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग। अभी ऊपर था केवल कोल्ड चेन फैसिलिटी, अब हम सेकंड बोल रहे हैं सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। वेयर हाउसिंग यानी कि जहां गोडाउन होता है, वेयर हाउस यानी कि गोडाउन। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मतलब है आपने कोई ऐसा सेटअप डाला, या बिजनेस को ऑपरेट किया जो किससे रिलेटेड है? वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है स्टोर करना, गोडाउन। ठीक? ये बिजनेस भी आपका 1 अप्रैल 2009 या उसके बाद सेटअप एंड ऑपरेट होना चाहिए। ये किसी पुराने बिजनेस के मामले में एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपने सेटअप पहले से डाल रखा है 1 अप्रैल 2009 के पहले, और ऑपरेट आप 1 अप्रैल 2009 के बाद करते हो, तो भी आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। Both of these two conditions must be satisfied, that you have set up your business on or after 1st April 2009, and but obvious you will start your business 1st April 2009.
2009 बिकॉज यू हैव सेटअप इट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2009। लेकिन अगर मैंने बिजनेस का सेटअप 1 अप्रैल 2009 के पहले डाल दिया है तो जरूरी नहीं कि मैं उसको ऑपरेट भी शुरू कर दूं, तो ऐसे बिजनेसेस पर ऐसी डिस्काउंट डिडक्शंस नहीं मिलती। क्लियर है? अभी तक मैंने केवल 2 ही बिजनेस बताए हैं। पहला बताया है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी, और दूसरा बताया है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। चलो थर्ड है, ढंग से सुनना, बहुत ढेर सारे बिजनेस आएंगे। लेइंग, लेइंग का मतलब होता है बिछाना। ट्रेन की पटरियां क्या होती हैं? लेइंग, ठीक है ना, पक्की बात है। लेइंग एंड ऑपरेटिंग, तो क्या बिछा रहे हैं? कहते ना मम्मी कहती चादर बिछा दो, तो क्या बिछा रहे हो? गैस पाइपलाइन। जरा देखो, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस नहीं है, अ अलग है, क्रॉस अलग है। अक्रॉस कंट्री का मतलब हिंदुस्तान के अंदर, अ अलग कर दो। क्रॉस कंट्री का मतलब एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से इस देश। लेइंग एंड ऑपरेटिंग अक्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, आप ऐसी पाइपलाइन बिछा रहे हो जिसमें आउटसाइड इंडिया से एक पाइपलाइन बिछी है जो इंडिया में उस गैस पाइपलाइन को ले आए। बात समझना, यहाँ इंडिया से दूसरे देश में ले जाए। क्लियर? लेइंग एंड ऑपरेटिंग अक्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क। आप लेइंग कर रहे हो, लेइंग एंड ऑपरेटिंग, केवल बिछाना नहीं, उसमें ऑपरेटिंग भी आना है। जैसे सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, उसी तरह लेइंग एंड ऑपरेटिंग। लेइंग एंड ऑपरेटिंग अक्रॉस कंट्री नेचुरल और पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर, किस लिए? किस लिए बिछा रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इंक्लूडिंग, ढंग से सुनना, स्टोरेज किस लिए कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आखिर ये बिछा क्यों रहे हैं? ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसके साथ ही साथ इंक्लूड करते हैं स्टोरेज, लेकिन ये स्टोरेज फैसिलिटी must be the integral part of the main business. It should not be of our main business. Storage facility एक साइड का हो गया कि ठीक है, our main work is to laying and operating the gas pipeline for distribution purposes. We are not involved in distribution of those things. We are involved in laying and operating pipeline. हाँ या ना? वो पाइपलाइन किन चीज़ों में काम आएगी? गैस के डिस्ट्रीब्यूशन में, नेचुरल गैस, ऑयल एंड क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल एंड क्रूड ऑयल, इन 3 चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा वो पाइपलाइन। हाँ, मेरा एक और सहायक वर्क है, वो है स्टोरेज फैसिलिटी, और वो स्टोरेज फैसिलिटी नॉट माइन मेन बिजनेस, दैट इज योर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इस बिजनेस के साथ साथ वो भी चल रहा है। बात समझना, क्लियर है? मैं फिर बोलता हूं, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अक्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पजेज इंक्लूडिंग द स्टोरेज फैसिलिटी विच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन नेटवर्क और पाइपलाइन। क्लियर है? ये हमारा तीसरा बिजनेस है। लेकिन ये कब से है? ढंग से देखें, ढंग से सुनेंगे। इसमें छूट हमें मिलेगी 2 पार्ट में। एक छूट मिलेगी 1 अप्रैल 2007 से, और इसमें से कुछ हिस्से की छूट मिलेगी 1 अप्रैल 2009 से। ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2007 इन द केस ऑफ लेइंग एंड ऑपरेटिंग अक्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज। किस किस के केस में? फिर से ढंग से देखो, मैंने 3 चीज़ें बताई थी, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ऑयल एंड क्रूड ऑयल। फिर से बात करते हैं, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अक्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क, यानी गैस को अलग कर लो और ऑयल को अलग करो। अगर गैस का 1 अप्रैल 2007 से भी ऑपरेट एंड सेटअप किया है, लेइंग एंड ऑपरेटिंग किया है गैस के बारे में, तो भी हमें छूट मिलेगी। सोचो, कानून बना बाद में, लेकिन छूट हम उसके पहले के साल से देने को तैयार हैं।
1 अप्रैल 2007 या उसके बाद अगर आपने गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई पाइपलाइन लेइंग एंड ऑपरेटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है तो भी आपको इस सेक्शन की छूट मिलेगी। लेकिन बाकी के केस में, ऑयल्स के केस में 1 अप्रैल 2009, याद रहेगा। जब ये सेक्शन आया था फर्स्ट टाइम तो उस समय यही 3 पॉइंट थे। हम लोग को सेक्शन 35 एडी में बस यही 3 पॉइंट पढ़ने पड़ते थे। पहला, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी, और कोल्ड चेन फैसिलिटी की मीनिंग और डिडक्शन can be availed if the business is set up and operated on or after 1st April 2009. That was the first condition. The second, setting up and operating a warehousing of agricultural produce, ठीक, 1st April 2009 or onwards. Third, laying and operating a cross country natural gas, petroleum oil or crude oil pipeline network for distribution and including the storage facility is the part of the main business. Clear? पक्की बात। 1 अप्रैल 2007 या उसके बाद से गैस की छूट मिलती है, 1 अप्रैल 2009 से बाकी की छूट मिलती है। क्लियर हुआ? इसमें ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया ढंग से सुने। अच्छा हाँ, जो एसएससी का टाइप है, जो ऑयल नेटवर्क से या गैस से रिलेटेड है, एसएससी केवल और केवल कंपनी होनी चाहिए। एसएससी मस्ट बी अ कंपनी। अभी हम लिखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा बनाएंगे चार्ट। एसएससी मस्ट बी अ कंपनी, एन इंडियन कंपनी और कंजोर्टियम ऑफ इंडियन कंपनी। कंजोर्टियम का मतलब संयुक्त रूप से काम करना, मिल करके काम करना, एक कंपनियों का समूह, मंत्रियों का समूह। जैसे सुने होंगे तुम लोग, बार बार न्यूज़ में आता है GOM, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, हाँ है ना, कि GOM में ये आदेश हुआ, GOM, उसी तरह ग्रुप ऑफ कंपनीज। एन इंडियन कंपनी और कंजोर्टियम ऑफ इंडियन कंपनीज और एन अथॉरिटी, बोर्ड और कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट। कोई भी अथॉरिटी और बोर्ड जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है, बस इतना समझो। कोई भी कंपनी हो, अदर देन कंपनीज अलाउड नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी या बोर्ड है तो उसको भी ये छूट मिलेगी, या कॉरपोरेशन है। यानी कि ये डिडक्शन सबको नहीं मिलेगी। क्या क्रॉस कंट्री ऑपरेशन के लिए किसी को भी मंजूरी दे दोगे? हमको मंजूरी मिल जाएगी, एज एन इंडिविजुअल नहीं मिलेगी। कंपनी होना चाहिए, कंपनियों का समूह होना चाहिए, या फिर ग्रुप अथॉरिटी होनी चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, कॉरपोरेशन होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करे। क्लियर है? बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब भवन नहीं, बिल्डिंग का मतलब मकान नहीं, बिल्डिंग का मतलब बनवाना, बिल्ड करना, ठीक। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया, आप बनवाओ और उसको ऑपरेट करो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। अ होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी, एटलीस्ट 2 स्टार होटल होना चाहिए या उसके ऊपर होना चाहिए। आप बिल्ड करो एंड ऑपरेट करो। पहला था सेटअप करो एंड ऑपरेट करो, दूसरा था लेइंग एंड ऑपरेटिंग, अब बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग। बात तो सिंपल है, ठीक। बिल्डिंग को बिल्ड करोगे या सेटअप डालोगे? सेटअप करोगे, बिल्ड करोगे ना। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग व्हाट? 2 स्टार होटल और अबव कैटेगरी। ये डिडक्शन आपको मिलेगी 1 अप्रैल 2010 या उसके बाद, अगर आपने कोई होटल बनवाया और उसको ऑपरेट किया तो। 1 अप्रैल 2010 के पहले कोई होटल बन गया तो उस पर आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब तक हमने कितने पॉइंट बताए? पक्का ना? पहला बताया सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लेइंग एंड ऑपरेटिंग गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन,
क्रॉस कंट्री होना चाहिए, कंपनी होनी चाहिए और अथॉरिटी और बोर्ड होना चाहिए। फोर्थ, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एटलीस्ट 2 स्टार और अबव होटल। क्लियर? तो कम से कम 2 स्टार या उससे ज़्यादा का एक मोहर लगा हो। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल, 7 स्टार भी होता है ना। अच्छा, हिंदुस्तान में कितने 7 स्टार्स हैं? हमें नहीं मालूम, हम पूछ रहे हैं। मालूम है तुम लोग को? शायद मुंबई में है एक 5 स्टार, तो कई जगहों पर है। हो सकता है, देखते हैं, आज गूगल सर्च करेंगे। नेक्स्ट, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया, एनी हॉस्पिटल जिसमें कम से कम 100 मरीजों के बेड हों, विद एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पेशेंट्स। कितने बेड्स होने चाहिए पेशेंट्स के लिए? कम से कम 100 बेड्स होने चाहिए। तो अभी तो होटल की बात की थी। आदमी घूमने जाता है तो होटल में रहता है, आदमी बीमार पड़ता है तो कहाँ रहता है? अदरवाइज कहाँ रहता है? तो तीसरा वही है, घर। ठीक है ना भाई? आदमी 3 जगह, अब ये मत करना इंस्टीट्यूट में भी रहते हैं, यहाँ रहते नहीं हो। यहाँ रात गुजारी जाए, चाहे होटल में गुजारोगे, चाहे हॉस्पिटल में गुजारोगे, चाहे घर पे गुजारोगे, और कहीं फुटपाथ वगैरह की बात नहीं हो रही। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इंडिया, इन इंडिया एनी हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पेशेंट्स। ये भी हमारा 1 अप्रैल 2010 ऑनवर्ड्स इसकी छूट मिलती है। क्लियर है? तो अभी तक हम लोग होटल देख रहे थे, खाना खाए होटल में तो बीमार पड़ गए, तो कहाँ आए? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से ठीक हो करके लौट के बुद्धू घर को आए। अगला पॉइंट है घर। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट। ढंग से सुनना, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग नहीं है, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। मैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को डेवलप करता हूं और बनवाता हूं, यानी 1-2 घर नहीं, मेरा काम ही है घरों को बनवाना, घरों को डेवलप करना। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। कब से इसकी छूट मिलेगी? 1 अप्रैल 2010 से, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, ज़रा ढंग से सुनना, बहुत ही बढ़िया कंडीशन है। 2 जगहों की घर की बात होगी। अभी मैं केवल डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा, इसके बाद मैं बात करूंगा डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, लेकिन वो स्पेसिफिक केस में। 2 तरह के। ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2010 से छूट मिलती है। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट शुड बी अंडर स्कीम फॉर स्लम रीडेवलपमेंट। स्लम रीडेवलपमेंट का मतलब होता है ना, झुग्गी झोपड़ियों का एरिया है उसको डेवलप करना। मुंबई में कौन सा है ना पूरा एक एरिया। दिल्ली में भी है, लक्ष्मी नगर के बगल में पूरा एक बस्ती बनी हुई है, स्लम एरिया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्लम एरिया। क्यों? तो स्लम डेवलपमेंट के लिए है, स्लम रीडेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड नोटिफाइड बाय द बोर्ड। दैट्स इट। यानी अगर हमने कोई डेवलपमेंट किया है और बिल्डिंग बनवाई है हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो स्लम रीडेवलपमेंट का काम करे या स्लम रिहैबिलिटेशन का काम करे पुनर्वास योजना के अंतर्गत। रिहैबिलिटेशन का मतलब पुनरुत्थान या पुनर्वास, ठीक है ना? तो उसको हम छूट देंगे 1 अप्रैल 2010 एंड ऑनवर्ड्स। क्लियर? पक्की बात है। फिर से हमने डेवलप किया और बिल्ड किया हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। कौन सा प्रोजेक्ट्स? हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट शुड बी अंडर ए स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। वो था स्लम रीडेवलपमेंट के लिए।
हाउसिंग स्कीम, और ये है अफोर्डेबल स्कीम के अंतर्गत हाउसिंग स्कीम, यानी गरीबों को घर दिलवाना, सस्ते दाम पर लोगों को घर दिलवाना। स्लम रीडेवलपमेंट का काम हो गया। क्या गरीब और नहीं है? क्या मध्यम वर्ग नहीं है जिनको घर चाहिए? घर तो सबको चाहिए, हाँ या ना? पक्की बात है ना? हम अपने घर में रहते हैं, टूटा फूटा घर है, ठीक है, स्लम एरिया में नहीं है, तो क्या हम आदमी नहीं हैं? और वहीं जो स्लम एरिया में रहता था वो अब पक्के मकान में रहने लगा, आज तक वो हमसे नीचे था, आज वो ऊपर हो गया है कि नहीं? कहाँ रहते हो? 5वें माले में रहते हैं तो हम तो ज़मीन के अंदर रहते हैं कि नहीं, ऊपर से वो नीचे देखते हैं। देखो जरा, तो देखो, तो दो लोगों को पहला वाला जो छूट था 1 अप्रैल 2010 से मिला, तो हमें डिमांड उठी नहीं। आखिर जो नॉर्मल जगहों पर रहते, स्लम एरियाज़ में नहीं रहते, उनके लिए क्या हाउसिंग स्कीम अवेलेबल नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो इसको सोचने में गवर्नमेंट को लग गया 1 साल, तो ये छूट मिली 1 साल बाद, 1 अप्रैल 2011 या उसके बाद। अगर कोई डेवलपिंग एंड बिल्डिंग का काम करता है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को, डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, अफोर्डेबल स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोर्ड या अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड हो, तो ही उसमें ये छूट मिलेगी, कैपिटल नेचर के खर्चों की छूट मिलेगी। बोलो, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, जरा देखो। पहला मैंने देखा कोल्ड चेन फैसिलिटी, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी, setting up and operating a warehousing for agricultural produce, laying and operating क्या a cross country natural gas, crude oil, petroleum oil pipeline network for distribution and including the storage part is your integral, clear? नेक्स्ट बताया था, और यहाँ पर जितने भी थे सब 1 अप्रैल 2009 से या उसके बाद थे, लेकिन एक चीज़ थी गैस, 1 अप्रैल 2007 या उसके बाद ख़त्म हो गया वो एरिया। इसके बाद मैंने कहा कुछ चेंज आए थे नए नए, बिल्डिंग नहीं, पहले होटल खाना खाया, घूमने फिरने निकले थे, फिर हॉस्पिटल, फिर घर। तो पहले तो जाओ होटल, कम से कम 2 स्टार या उससे ऊपर की कैटेगरी हो, 1 अप्रैल 2010 या उसके बाद बना हो। उसके बाद गए हॉस्पिटल, 1 अप्रैल 2010 या उसके बाद कम से कम 100 बेड्स होने चाहिए पेशेंट्स के लिए। उसके बाद डेवलपिंग एंड बिल्डिंग व्हाट हाउसिंग प्रोजेक्ट स्लम एरिया के लिए, स्लम रीडेवलपमेंट के लिए, स्लम रिहेबिलिटेशन के लिए 1 अप्रैल 2010। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के लिए अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट बनता है 1 अप्रैल 2011। तो डेट याद करनी है 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011। देखो तो बड़ा लोचा है, एग्ज़ाम में आएगा, लिख देगा डेट पीछे की, बच्चे कर देंगे छूट, नहीं मिलनी, बात समझना। चलें, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र इन इंडिया। अब जब 1 अप्रैल 2011 पे पहुंच गए तो अब 1 अप्रैल 2011 की बात करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र इन इंडिया, खाद यूरिया जो मिलती है उसकी बात कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र, ठीक है ना? तो अगर इंडिया में कहीं भी फर्टिलाइज़र से रिलेटेड आप प्रोडक्शन का काम करोगे तो आपको छूट मिलेगी। कब से? 1 अप्रैल 2011 एंड ऑनवर्ड्स। बिल्डिंग, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन। इनलैंड कंटेनर डिपो तुम लोग के लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी, सर ये है क्या? जब तुम लोग कस्टम ड्यूटी पढ़ोगे, कस्टम एक्ट पढ़ोगे, तो वहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो होता है। टीवी में देखे होगे बड़े बड़े जहाज़ों से ऐसे क्रेन से बड़े बॉक्स उठाए जाते हैं ना? नहीं उठाए जाते, बहुत बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, वो कंटेनर डिपो में रखे जाते हैं। क्या होते हैं वो? इनलैंड कंटेनर डिपो, ठीक। तो अगर आप ये सेटअप कर रहे हैं और ऑपरेट करने का काम कर रहे हैं 1 अप्रैल 2012 से, तो आपको इसकी छूट मिलेगी। 11 में आपको छूट मिली थी, जरा ढंग से देखें, 1 अप्रैल 2010 से आपको किस किस की छूट मिली थी? हॉस्पिटल, बोलो, होटल और घर। घर की छूट 2 पार्ट में बंट गई थी, स्लम वाली 10 से और अफोर्डेबल स्कीम 11 से, याद आया? और 1 अप्रैल 11 से ही फर्टिलाइज़र का भी आया था,
लेकिन इन दोनों के बाद फिर नया अमेंडमेंट आया, इसमें फिर जोड़ा गया कुछ चीज़ों को, जिसमें पहला था इनलैंड कंटेनर डिपो, और दूसरा शहद बनाने वाली कंपनियां होती हैं, बी वैक्स वगैरह, हनी का काम करती हैं, जो बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। आप बी कीपिंग का काम करते हो, मधुमक्खी पालन का काम करते हो। क्या पालते हो? लोग बच्चे पालते हैं, वो मधुमक्खी पाले हैं। बी कीपिंग का काम करते हो एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी, शहद वगैरह का काम प्रोडक्शन करते हो, तो आपको छूट मिलेगी 1 अप्रैल 2012। एक तो इनलैंड कंटेनर डिपो की छूट मिली 12 से, बी कीपिंग की छूट मिली 12 से, और सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ शुगर मिल ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012। अगर मैं इनको एक सिस्टमेटिकली चार्ट में बनाऊं तो बन जाएगा? तैयार हो? चलो बिजनेस का पहले नाम बताओ तो जल्दी से। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी कब से है? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2009। कोल्ड चेन फैसिलिटी का मतलब याद है? स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हल्दी वगैरह सब आते हैं इसमें, और सूरजमुखी का फूल आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। हाँ, और एपीकल्चर, 3 चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स, मैरिन प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग व्हाट? वेयर हाउसिंग ऑफ फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बोलो कब से आ जाएगा ये? सेटिंग अप लेइंग एंड ऑपरेटिंग अक्रॉस कंट्री पाइपलाइन, किन किन चीज़ों की? नेचुरल गैस की। जब नेचुरल गैस की बात करेंगे तो इसकी छूट मिलेगी 1 अप्रैल 2007 और ऑनवर्ड्स। जब हम पेट्रोलियम ऑयल और क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2009 ऑनवर्ड्स। ये पहली बार जो अमेंडमेंट आए थे जो मैंने बताए। इसके बाद 1 अप्रैल 2010 पे हम लोग आए। क्या क्या था? होटल एटलीस्ट किस कैटेगरी का? 2 स्टार अबव और अबव कैटेगरी। कब से छूट मिलेगी? तो होटल के बारे में क्या लिखोगे? सेटअप एंड ऑपरेटिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग। चलो, होटल के बाद हॉस्पिटल, कम से कम कितने बेड्स होने चाहिए? कब से छूट मिलेगी? होटल, हॉस्पिटल एंड हाउस, हो करके आया सब, हो एंड हो, ठीक है ना? जरा देखें इधर, हाउस किसके लिए है? स्लम रीडेवलपमेंट के लिए, यहाँ रिहैबिलिटेशन के लिए। तो 1 अप्रैल 2000, लेकिन फिर लोचा हो गया, लड़ाइयाँ हुई, क्या दूसरे गरीब नहीं हैं? अफोर्डेबल स्कीम, इनको छूट कब से मिली है? 11 में एक और छूट मिली थी, शुगर, फर्टिलाइजर और बी कीपिंग, ये मिली है 1 अप्रैल 2012 से। लेकिन इनलैंड कंटेनर डिपो, शायद वही था ना? किस चीज़ का?
इनलैंड कंटेनर डिपो ये है 12 से, आपका है फर्टिलाइजर 11 से। प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? फर्टिलाइजर 1 अप्रैल 2011। अब बात करेंगे किसकी? इनलैंड कंटेनर डिपो या इनलैंड फ्रेट स्टेशन कंटेनर डिपो 1 अप्रैल 2012। इसमें इनलैंड फ्रेट स्टेशन भी आ जाएगा और फर्टिलाइजर हो गया तुम्हारा, बी कीपिंग आ जाएगा, हाँ या ना, जिसमें काम क्या हो? हनी एंड बी वैक्स, गोंद जिसको कहते हो। 11 किस चीज़ का? शुगर प्रोडक्शन। कब से? अब जरा ढंग से देखेंगे एक एक चीज़ को। वापस पॉइंट नंबर 1 के लिए ढंग से सुनना। ग्यारह थे ना? हाँ, सारे हो गए। अगर हम इसको 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट करें, इसको 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद सेटअप एंड ऑपरेट करें, 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद ऑपरेट एंड सेटअप करें, 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद सेटअप एंड ऑपरेट करें या बिल्ड करें, और ये भी कौन कौन सी चीज़ें? कोल्ड चेन फैसिलिटी, एग्रीकल्चरल, दोनों दिख रहा होगा, दोनों एग्रीकल्चरल हैं, दिख रहा होगा। यूरिया भी इसके लिए जरूरी होती है, नहीं होती? बोलो ना। ज़्यादा यूरिया पड़ जाए तो लोग बीमार हो जाएंगे और घर में रहते हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं। अगर ये 1 अप्रैल 2012 के बाद है तो छूट मिलेगी 150% डिडक्शन। इतना नोट करें तो एक लाइन की बात और बची हुई है जो हमें बतानी है। नहीं, ख़त्म नहीं। अगर आपने लाइन से तैयार कर लिया ये 11 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, केवल दिमाग में सेट रखना है, तो आपको याद रखना है 1 2 5 7 8 12,578, तो उस पर 150% मिल जाएगा 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद। अगर हम ये बोले कि इन 5 लोगों को 150% का डिडक्शन मिलेगा इफ दे स्टार्ट और ऑपरेट देयर बिजनेस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, इनको कितना छूट मिलेगा? 100%, दैट्स इट। केवल इन्हीं को वेटेज डिडक्शन मिला है 150% का, इनको कितना मिलेगा? 100%। अब क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अगर हमने स्प्लिट अप करके बिजनेस बनाया, क्या करके? स्प्लिट अप करके मतलब तोड़ करके, उस पर ये रूल लागू नहीं होगा। बिल्कुल नया बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस क्या होना चाहिए? बिल्कुल नया होना चाहिए। न तो लैंड पर ये सिस्टम एप्लीकेबल होगा, न तो गुडविल पर ये पूरा सिस्टम एप्लीकेबल होगा, न तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर ये पूरा सिस्टम एप्लीकेबल होगा। इन 3 चीजों को छोड़ देना है। इन 3 चीजों को, लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स।
लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इन 3 चीजों को छोड़ करके बाकी सारी चीजों पर ये एप्लीकेबल होगा। क्या केवल नए बिजनेस पर एप्लीकेबल होगा? क्या केवल नए बिजनेस पर एप्लीकेबल होगा या पुराने बिजनेस पर भी एप्लीकेबल हो सकता है? ये डिडक्शन केवल नए बिजनेस पर मिलेगी या पुराने पर भी मिल सकती है? मैंने कहा था केवल नए। सेटअप एंड ऑपरेट, हाँ पुराने पर भी मिल सकता है, बशर्ते, कौन सी शर्तें? बशर्ते किसी एग्जिस्टिंग यूनिट्स का एक्सटेंशन या एक्सपेंशन हुआ हो। किसी एग्जिस्टिंग यूनिट्स का एक्सपेंशन हुआ। मेरा एक होटल ऑलरेडी है, मैं एक होटल और खोल रहा हूं, नहीं खोल सकता? नहीं खोल सकता। अगर मैं अपना एक्सपेंशन कर रहा हूं तो वहां पर भी ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नया बिजनेस होना चाहिए जरूरी नहीं है। आपका ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नया होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पक्की बात, इसमें कहीं कोई डाउट? कुल मिलाकर बस इस सेक्शन में इतना ही है। पहला, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लेइंग एंड ऑपरेटिंग व्हाट? लेइंग एंड ऑपरेटिंग पाइपलाइन। किसके लिए? नेचुरल गैस के लिए, पेट्रोलियम ऑयल्स के लिए एंड क्रूड ऑयल्स के लिए। गैस के लिए 1 अप्रैल 2007, लेकिन बाकी सब ऊपर के लिए 1 अप्रैल 2009 की डेट है। 1 अप्रैल 2010 में हम लोग आए थे। हॉस्पिटल, होटल 2 स्टार या उसके ऊपर, हॉस्पिटल 100 बेड्स होने चाहिए या घर होने चाहिए स्लम रिडेवलपमेंट या स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए। तो उसके लिए डेट है 1 अप्रैल 2010 की। लेकिन अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल स्कीम में तो 1 अप्रैल 2011, और फर्टिलाइजर का प्रोजेक्ट है तो भी 1 अप्रैल 2011। लेकिन अगर हम बात करें इनलैंड कंटेनर डिपो, बी वैक्स या हनी प्रोडक्शन की या शुगर की तो 1 अप्रैल 2012। हाँ, 1 2 5 7 8। पॉइंट नंबर 1 कोल्ड चेन फैसिलिटी, पॉइंट नंबर 2 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, पॉइंट नंबर 5 आपका हॉस्पिटल, पॉइंट नंबर 7 हाउसिंग, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। इन चीजों पर हमें 150 की बजाय 100 की बजाय 150% की रिडक्शन मिलेगी अगर मैंने इनको 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद स्टार्ट किया है तो। दिस सेक्शन इज ओवर नाउ। किन किन पर एप्लीकेबल नहीं होगा? गुडविल, लैंड एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर। गुडविल, लैंड एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर याद रखना सेक्शन 35 इट इज वेरी मच नॉट एप्लीकेबल in these cases if any expenditure has been incurred. The first one is on goodwill, land and financial instruments. That's it. आपको असाइनमेंट आज दिया गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारी की सारी थ्योरी एक बार पूरे चैप्टर की पढ़ करके आएंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व अब तब तक नहीं हो पाएंगे। बेस मैंने सब कुछ बता दिया, पीजीडीपी का A to Z बेस, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, सब कुछ हो गया। अब हम लोग को 2 से 3 क्लासेस और देखनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें हम लोग ये देखेंगे क्वेश्चंस अगर अच्छे टाइप के आते हैं तो कैसे सॉल्व होंगे। लेकिन हाँ, सारे प्रोविजंस आपके दिमाग में होने चाहिए।